सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के 3 केसेस के हवाले से उनकी ज़मानत हो गई है। एक तो सज़ा मुअत्तली के मामला तो बहरहाल आगे हैं, लेकिन इस वक्त जो है वह एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी 24 अक्टूबर तक के लिए मुअत्तल हो गए और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें हिफाजती ज़मानत दे दी है और अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 24 को उन्होंने आकर फिर अदालत पे पेश होना है और सरेंडर करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक शख्स जिसे अदालतों ने ही सज़ा दी है वो 1114 दिन इश्तहारी करार दिए गए और फिर वो तकरीबन चंद ही घंटों में उनको ज़मानत मिल गई है, क्या ये कोई अनयूजुअल है जिस तरह से ये तनकीद की जा रही है, या फिर जिन अदालतों ने सज़ा दी है उन्हीं अदालतों ने उन्हें इस वक्त जो है वो रिलीफ भी दिया है और उनकी ज़मानतों के मामलात भी किए हैं? क्या ये कानूनी है, क्या ये कुछ डील के मामलात हैं, और ये तमाम तर चीज़ें क्या वाकई इतनी आसान थी हैं और आगे हो सकती हैं? हम बात करेंगे और उस पर पहलुओं पर राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजा खालिद साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उसामा गाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है बोल से। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है हमारे कोर्ट रिपोर्टर जुल्करनैन इकबाल ने। जुल्करनैन इकबाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जुल्करनैन, आपसे थोड़ी सी तफसील मुझे बताइएगा कि दोनों जगह जो आज उनके लिए रिलीफ का एक मामला हुआ है, एक तरफ तो उनके वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली और दूसरी तरफ उनको हिफाजती ज़मानत, क्या आज जो है केस की समाअत हुई है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुदस्सिर, अगर बात करें एहतसाब अदालत की तो तोशाखाना केस जो कि पहले तो ख़त्म हो चुका था, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था नैब तरमीम केस में, उसके बाद ये केस बहाल हुआ था, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तीनों ही समेत इसमें मुल्ज़िम थे। इसमें दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे जो इश्तिहारी मुजरिमान की अदालतें करती हैं कि जब भी वो नज़र आएँ या जब भी मुल्क में सामने आए कानून नाफिज करने वाले इदारों के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इवन के कानून तो यहाँ तक कहता है कि कोई इश्तिहारी को कोई आम शहरी भी गिरफ्तार करके पकड़ के पुलिस के या मुतलका इदारे के हवाले कर सकता है। इस हवाले से ये वारंट उनके जारी हुए थे, जो कि अब आज जो एहतसाब अदालत के जज है मोहम्मद बशीर, उनकी जानिब से उनको आज मुअत्तल कर दिया गया है 24 अक्टूबर तक, और कहा गया है कि 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाए जब वो पेश होना चाहें अदालत में। इसके अलावा जो मेन जो उनका केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट खारिज कर चुकी थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में और एवन फील्ड रेफरेंस में, इस बुनियाद पर कि क्योंकि वो अदालत से छुट्टी लेकर गए थे, वक्त लेकर गए थे और वापस नहीं आए और इश्तिहारी करार दे दिए गए थे। और अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा था कि जब तक नवाज शरीफ सरेंडर ना करें या गिरफ्तार ना हो जाएं, वो वापस आकर अपनी अपीलों को बहाल करवा सकते हैं। उसी हवाले से दरखास्त कल दायर की गई थी। कल तो नैब ने इतराज़ नहीं किया था इसके ऊपर। आज दोबारा पूछा गया नैब से। नईम संगेड़ा जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के, वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से उनको ये हिदायत दी गई हैं कि जो नवाज शरीफ अगर वापस आकर सरेंडर करना चाह रहे हैं तो नैब को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इस पर अदालत ने उन्हें कहा कि जो भी हिदायत उनको दी गई हैं वो तहरीरी तौर पर उससे आगाह करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नईम संगेड़ा साहब से पूछा कि आप ये बताएं आप कितने अरसे से नैब के साथ मुंसलिक हैं। इस पर उन्होंने बताया कि वो 3 साल से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, जबकि साथ ही साथ उनसे जब ये कहा गया कि पहले आप कहाँ थे, क्योंकि इस केस से कितने अरसे आपको हो गया नवाज शरीफ के केस से मुंसलिक हुए हुए, उनकी जानिब से ये बताया गया कि जब मरकजी अपीलों पर समाअत हो रही थी, जब अदालत ने खारिज की थी, तो वो नैब की उस कानूनी टीम का हिस्सा थे जिसकी जो सरबराही है वो जन ज़ेब भरवाना कर रहे थे। इस पर हैरान कुन तौर पर आज़म नज़ीर तारड़ ने उनका तारुफ करवाया अदालत को और कहा कि नईम संगेड़ा साहब पहले नैब की जानिब से लाहौर में मुकदमात करते थे और ये बड़े अच्छे वकील हैं, अब ये इस्लामाबाद में इस केस से मुंसलिक हुए हैं। पर अदालत ने नैब की मुखालफत ना करने पे जो 8 मिनट के अंदर पूरी समाअत को कंक्लूड किया और नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक की हिफाजती जमानत देते हुए कहा कि 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ पेश हों। अब होगा ये कि नवाज शरीफ साहब जब 24 अक्टूबर को पेश होंगे, अपनी जो अपीलें उनकी खारिज हो चुकी हैं सजा के खिलाफ, जिसमें उनकी नाअहली भी 10-10 साल की हुई है, उसको बहाल कराने के लिए वो दरखास्त दायर करेंगे, जिसके बाद फिर अदालत आगे उन अपीलों के ऊपर समाअत करेगी। सही। जुल्करनैन साथ रहिएगा। राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कानून हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप से बात हुई थी चंद दिन पहले, आप करें कि उनके लिए ये हो जाएगा कि उनको ज़मानत भी मिल सकती है हिफाजती, लेकिन आपकी राय जो थी वो ये थी
कि उनको आना चाहिए, जेल जाना चाहिए, बरी होकर आना चाहिए। लेकिन सर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि वो कन्विक्टेड थे। मिसालें दी जा रही हैं इसहाक डार साहब के हवाले से। इसहाक डार साहब तो मुल्जिम थे और इश्तिहारी थे, उन्होंने आकर ज़मानत ले ली। तो क्या सर कोई कन्विक्टेड शख्स और किसी मुल्जिम दो अलग अलग मामलात होते हैं? और यहाँ ये जो कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए ज़्यादा आसानियाँ हैं, कानून से मुबर्रा चीज़ें हो रही हैं, क्या ऐसा ही है सर? कानूनी तौर पर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है। अच्छा। और इसे जमानत ना समझा जाए, ये जमानत नहीं होती। ये जो प्रोटेक्टिव बेल है इसका कंसेप्ट नहीं है सीआरपीसी में। हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी है जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं उसमें ये मौजूद नहीं है। ये कोर्ट्स की प्रेसिडेंट के नतीजे में वजूद में आई उन लोगों के लिए कि जो बेगुनाह हैं या किसी केस में फर्ज करते हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं होता। ये कोई भी एक्यूज्ड ईदर इज कन्विक्टेड और नॉट, ठीक है, या अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो किसी वजह से एब्सकॉन्ड कर गया या बैरून मुल्क चला गया, कोर्ट में हाजिर होने के लिए वो जस्ट टू एक्सेस द कोर्ट, जस्ट टू अप्रोच द कोर्ट, टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट, वो प्रोटेक्टिव बेल लेता है कि जी मुझे हथकड़ी लगाए बगैर, अरेस्ट किए बगैर मुतलका जो कोर्ट है वहां पे पहुंचने का मौका दिया जाए, मौका फराम किया जाए। यही मियां नवाज शरीफ का केस था। इसमें शर्जील इनाम मेमन और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, फैसल साले हयात, जो माजी में हो चुका है इस तरह से कि जो लोग मौजूद नहीं थे यहाँ पे। अब शर्जील इनाम मेमन की 2 जगह से प्री अरेस्ट बेल खारिज हो गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कर दी थी और कराची हाई कोर्ट ने। वो पहले प्री अरेस्ट बेल में गए लेकिन उन्होंने कहा कि सिंस द accused इज नॉट बिफोर अस देयरफॉर ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द प्रोटेक्टिव बेल। इसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने ये प्ली ली, चूंकि मैं गया था 2 माह के लिए, मेरा ओवरस्टे हो गया। उसकी क्या रीजनिंग थी वो कोर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन टिल दैट मुझे अरेस्ट ना किया जाए तो 24 तारीख तक उन्हें टाइम दिया गया है। ये ज़हन में रखिए कि जो प्रोटेक्टिव बेल है इसका केस के मेरिट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरिट्स को टच नहीं किया जाता। सही। ये कहना कि जी ये कोई बड़ा रिलीफ है, ये कोई खास रिलीफ नहीं होता। अब 24 तारीख को पता चलेगा। ये सिर्फ है अदालत तक पहुंचने के लिए एक जो है वो प्रोटेक्टिव बेल का मामला है कि अदालत तक पहुंचना है, उन्होंने अदालत में आके सरेंडर करना है, पेश होना है। सिर्फ ये मामला बड़ा क्लियर, आपने सादा लफ्ज़ों में ये बता दिया। लेकिन उसामा गाजी साहब, ये सियासी तौर पर अगर इस मामले को देखा जाए तो क्या ये इतना सादा है? जो बहुत दिन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही थी, तो क्या ये सियासी तौर पर अब नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है, या ये मामला वाकई इतना सादा है कि वो ठीक है आ रहे हैं तो उसके बाद कानून का सामना करें? लेवल प्लेइंग फील्ड से ज़्यादा ही है, ये तो फील्ड ही क्लियर हो रही है, यानी मैदान में कोई भी ना आए, ये तो सारा ये हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस से पहले एक माहौल क्रिएट करना है और उसको तेज़ी से बनाया जा रहा है। उसमें इशारे बड़े वाजे हैं। कानूनी पहलू तो अपनी जगह, लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ कानून एक कहते हैं ना मोम की नाक है, तो वो जिस तरफ चाहे आप मोड़ दें। 5 साल पहले कुछ हो रहा होता है, 5 साल बाद कुछ हो रहा होता है। हमारे यहाँ साइकिल चलता है कानून का कि एक तरफ एक शख्स को पकड़ा जा रहा होता है, उसके बाद वही कानून उसके आगे लेट रहा होता है। देखिए ना, यही नैब था, किस तरह से मियाँ साहब के लिए, उनके ख़ानदान के लिए मुश्किलात थी। अब वही नैब है और उसमें हो ही रहा है कि नैब पहले से मौजूद होता है। वकला बाद में आते हैं मियाँ साहब के, नैब की तरफ से लोग पहले से होते हैं। उनको ज़्यादा बेचैनी होती है, ज़्यादा इस्तराब होता है कि किस तरह से रिलीफ मिल जाए। वकला भी देखिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में बैठ जाते हैं मियाँ साहब को। वकला उनके लिए परेशानी नहीं होती भागने की, इधर उधर जाने की, वो वहां जाकर बैठ जाते हैं, उनको पता है कि क्या होना है। और जज साहब भी, अब देखिए ये भी पता लग रहा है कि मोहम्मद बशीर साहब वो जज जो अदालत नंबर 2 और 3 में कोई जज नहीं थे, तो इनको तीसरी का भी चार्ज दे दिया गया था चंद दिन पहले। तो सारा सिस्टम इस वक्त इस तरह है और चीजें बड़ी वाज़ेह। सही, अब अगले आने वाले दिनों में चीज़ें और वाज़ेह होंगी। लेकिन एक चीज़ जो है ये थोड़ा हैरान कुन नहीं राज साहब के नैब जो है वो पहले इस केस में तमाम तर शवायद, तमाम तर चीज़ें इस तरफ लेके आए, अगली बार फिर वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। आज जैसे उन्होंने अभी जुल्करनैन बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं इतराज़ नहीं है अगर वो आ जाए। तो ये जो इदारे सियासतदानों के पहले ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर दिए जाएँ
फिर वही तरीक़ाकार मोड़ दिया जाए तो वो पता चले कि ये उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ें हुई। तो इस किस्म के अगर मामलात हों तो ये तो फिर सियासतदानों की साख भी, उनकी सियासत भी, सब कुछ तबाह करने वाला मामला। 5 साल पहले कुछ, 5 साल बाद कुछ। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि नैब के अदारे को, जो एहतसाब का अदारा था, जो अकाउंटेबिलिटी का अदारा था, उस अदारे को हुक्मरानों ने, जो भी उस वक्त के हुक्मरान थे, उन्होंने महज अपने मकसद के लिए और अपनी किसी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए उसे इस्तेमाल किया। अब ये जो एवनफील्ड केस है, इसमें 1 साल तक हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसे सुनते रहे, इसे देखते रहे। 1 साल के अंदर नैब ने 6 प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए और उनके पास कुछ भी नहीं था। दे वर एम्प्टी हैंडेड, दे वर हेल्पलेस। वो हैंड्स अप करते रहे कि हम, और कहीं पे भी उनका लिंक साबित नहीं कर सके। और कोर्ट ने बार बार ये कहा कि दो दी मियां नवाज शरीफ इज नॉट बिफोर अस, उनकी हद तक भी केस नहीं बनता। कुजा बात मरियम नवाज की और कैप्टन सफदर की, और उन दोनों को फिर एक्विट कर दिया गया। आप देखें कि इससे बड़ी तजलील क्या है कि एक बेसलेस केस बना के आपने राना सनाउल्लाह को जेल भिजवा दिया और कस्में खाई कि उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, जो रेलिवेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने आके टीवी पे मीडिया के सामने कस्में खाई कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। हमारे पास हर तरह के सबूत मौजूद हैं और उन सबूतों का हाल बाद में देख लिया कि वो एक फेक केस साबित हुआ। इसी तरह आप देखें कि हनीफ अब्बासी को आपने मैदान से आउट करने के लिए रात को 12 बजे सजा दे दी। कल वो उस एफिडेंट केस में एक्विट होके बाहर आ गए, फारिग हो गए। अब ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। इसका मतलब कतन ये नहीं कि सियासतदानों को आप माफ कर दें जो करप्शन में मुलव्विस हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया, इसकी इकोनॉमी के साथ जुल्म किया, यहाँ से रकूम लूट के बाहर ले गए, अपनी तिजोरियां भरी। उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, लेकिन परसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। बगैर किसी तजलील के उन्हें पूरा फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। जो आर्टिकल 10(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है, उसके मुताबिक उन्हें मुकम्मल अपॉर्चुनिटी हासिल होनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल, यानी आपने एक हुकूमत को गिरा दिया जिन केसेस की बुनियाद पे बाद में मुल्ज़मान उन केसेस में बरी हो रहे हैं। आपने पनामा का अशर देख लिया कि पनामा का केस लिया गया, उसका ट्रायल किया, और सब ये मामला जो है वो नजर आता है, लेकिन अब दोष अदालतों को हो जाता है जुल्करनैन, कि अदालतों को बैठ कर लोग दोष दे रहे होते हैं, जी इसको बरी कर दिया, उसको पकड़ लिया। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, जो प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, वो इदारे एक तरफ एक केस में पेश ना हों और उधर किसी की ज़मानतें कैंसिल हो जाएं, एक तरफ वो आकर कहें कि हाँ ठीक है आप इनको ज़मानतें दे दें। ये तो फिर दोष तो जो इस वक्त, चाहे वो नैब हो, चाहे FIA हो, चाहे दीगर इदारे हों जिनका काम है प्रोसिक्यूशन के मामला, तो ये अदालतों पे उंगली उठाई जा रही होती है। लोगों को तो आम मानों में नज़र नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। मुदस्सिर, ऐसा है कि उंगलियां दोनों तरफ ही उठती हैं। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और खबर भी थी जी। आज चेयरमैन PTI की भी साइफर केस में जमानत के लिए 2 रुकनी बेंच मुकर्रर था, DBU होनी थी वो, लेकिन वो नहीं हो सके और 8 मिनट में नवाज शरीफ साहब को बेल मिल गई। 2 सियासी बदतरीन जो मुखालिफ हैं उनके केसेस थे, एक की हो गई, एक की नहीं हुई। अब इसके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी कि एक के लिए बेंच अवेलेबल है, एक के लिए क्यों नहीं है। अब जैसे मियां नवाज शरीफ की जो पहली अपीलों पर समाअत हुई थी, जब खारिज हुई थी, उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर करके ये कहा गया था सरेंडर करके तो वो पेश हो सकते हैं। उसमें आमिर फारूक साहब के साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे। कियानी साहब की दस्तयाबी के बावजूद वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बने जिसने उनको प्रोटेक्टिव बेल दिया और अदालत तक आने का रास्ता फराहम किया है। आज वो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी शायद को अदम दस्तयाबी की वजह से वो आज केस नहीं हो सका था, तो उसमें बेंच क्योंकि पार्ट हेड था तब्दील नहीं हो सकता था। लेकिन नैब की अगर हम बात करें तो यही नैब था जिसने जा के शवाहिद इकट्ठे किए और पूरा फाइट किया था केस को एक हद तक, खासकर ट्रायल कोर्ट में, कि नवाज शरीफ कसूरवार हैं, मरियम नवाज कसूरवार हैं। लेकिन जब हमने ये देखा कि मुल्क में ओवरऑल एक तब्दीली आई सियासी सतह के ऊपर,
उसके बाद उसी नैब ने जाके जिन डॉक्यूमेंट्स में मरीम नवाज को उन्होंने कन्विक्ट करवाया था, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने कहा जी ये तो ऑथेंटिक नहीं थे, या ये हमने लाने की कोशिश की, हमें पूरी चीज़ मिल नहीं सकी, और उसी नैब ने उनको मेरिट के ऊपर एक्विट करवा दिया। नैब तरमीम का फ़ायदा मरीम नवाज ने नहीं उठाया था, वो मेरिट के ऊपर एक्विट हुई थी। सही। अब वही नैब जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के लिए बात कर रहे हैं, उनको जैसे कल खुद मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा था कि आप फौरी तौर पर हिदायत लिए बगैर ही कह रहे हैं हमें इतराज़ नहीं है, कल को आप कह देंगे ये केस भी नहीं बनता। तो उस पर उन्होंने कहा जी इस हवाले से मैं इंस्ट्रक्शंस लेके अदालत को आगाह करूंगा। अच्छा। तो ये जो इदारे हैं वो भी जब पॉलिटिकल वेव के साथ चलें तो फिर तनकीद तो ज़ाहिर है फिर होगी। बिल्कुल, ये है कि दोनों जानिब आ जाती हैं चीज़ें। मैं क्विकली राज साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामलात हैं उसका इन चीज़ों पर कोई असर हो सकता है? मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या उनकी नाअहली ख़त्म हो गई इलेक्शन एक्ट के तहत? क्योंकि वो अदालत का फैसला था तो उस पर कोई तशरीह सामने नहीं आई, तो उसमें थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि वो वतन तो वापस आ रहे हैं, क्या वो नाअहल हैं या नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए कि जो हुकूमती टीम है, हुकूमती से मुराद ये कि जो मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम है, उनका कहना तो ये है कि चूंकि जो एक्ट है 2017 का इलेक्शन एक्ट, उसमें हमने तरमीम कर दी और जो मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल कर दी है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन थी वो 5 साल थी। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, ये खोसा साहब, अजमत सईद साहब, साकिर निसार साहब, ये लोग कहाँ से उठा के लाए और 2 लोगों को उसकी सजा दे दी, एक जहांगीर तरीन और दूसरा मियां नवाज शरीफ। यानी जो एक कानून प्रोवाइडेड ही नहीं आपके स्टैट्यूट के अंदर, आपके आइन के अंदर, आपके कानून के अंदर, तो आप कहां से उठा के अपनी जेब से निकाल के उसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन उनकी कर दी गई, ता हयात नाअहली हो गई। अब कल उसी केस में जो रेफरेंस उन्होंने भिजवाया था, उसी केस में नीचे से वो बरी हो जाते हैं, तो उस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की हैसियत क्या रह जाती है? एक बात। दूसरा ये जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह मौजूद है और दूसरी तरफ इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो मौजूद है, और साथ इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ गई। इसके क्या असरात होंगे? मेरे ख्याल में ये मामला फिर कोर्ट्स में जाएगा और कोर्ट्स इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगी कि वो इन पे एप्लीकेबल है नहीं है। वैसे इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, एक केस उन्होंने टेकअप किया, उसमें आपने देखा होगा कि बार बार उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये परमानेंट नाअहली आप कहां से लेके आए हैं, नहीं होनी चाहिए। नाअहली का एक पीरियड होना चाहिए और सजा के साथ होनी चाहिए कि अगर इतनी सजा है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन इतनी होगी। 10 साल सजा है तो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन आपकी इतनी होगी, 5 साल है तो डिस्क्वालिफिकेशन इतनी होगी, 3 साल है तो फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन इतने साल के लिए होगी, नॉट टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस। तो इसका मतलब है राज साहब फिर मामलात अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं और वहाँ से फिर इसकी इंटरप्रिटेशन या तशरीह वो हो सकती है। लेकिन उसामा गाजी साहब, मैं ब्रेक से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त जो है लाहौर में आप मौजूद हैं, मुस्लिम नून का बहरहाल वो गढ़ है, क्या वो वाकई वो वेव नज़र आ रही है? मैं वसतुल्लाह खान साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा 10 अप्रैल 1986 को लोग उमड़ आए थे लाहौर एयरपोर्ट पर, अब लोग उमड़वाए जा रहे हैं। तो ये उमड़वाए जा रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है या वाकई लाहौर जो गढ़ है नून लीग का, मियां नवाज शरीफ साहब का घर है, और वहाँ सूरत हाल क्या है? अभी तो मुदस्सर ये देखें कि जब ये लोग अपोजिशन में थे तब फिर भी हालात कुछ बेहतर थे, और उस वक्त भी पीडीएम ने जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया था, उसके बाद फिर इनको कोई बड़ा जलसा करने की हिम्मत नहीं हुई। अभी भी जो हालिया जलसे हुए, कॉर्नर मीटिंग्स हुई हैं, उनमें भी चीजें पता लग गई हैं। फिर जितने भी सर्वेज हो रहे हैं उनमें चीजें सामने आ रही हैं। आपने जो मुस्तफा खान साहब का हवाला दिया, इसी तरह नुसरत जावेद है और भी बहुत से जितने भी साफी हैं, वो सब ऑन ग्राउंड जाकर जितने सर्वे किए जाते हैं उनमें पता लग रहा है। हालिया इलेक्शंस जो हुए हैं, अगर आप देखें जो पंजाब में 17 जुलाई को हुए थे, उनमें आप देख लीजिए तो हर लिहाज से नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। लोग तो अब ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ का कारकुन जो गिरफ्तार हैं, जो खवातीन हैं, वो भी अगर इलेक्शन में उनको टिकट मिल जाता है, वो मियां नवाज शरीफ हैं, फर्क है ना दोनों के दरमियान कि नवाज शरीफ की आमद होगी तो एक और माहौल होगा।
अब बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो फॉलोइंग है वो समझते हैं कि आप देखिए 90s में बहुत ज्यादा थी, फिर बाद में भी आप देखें अब जो यंग जनरेशन आपके सामने है कि जिस तरह से नजर आ रहे हैं वीडियोस, अभी साथीजा का आप एहतजाज देखिए, उनमें तलबा भी हैं, तो एक वेव नजर आ रही है। और मियां साहब एक अब इस वक्त ऐसा हो लग रहा है कि ये सारी इशराफी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पिछले 16 महीने 18 महीने जो निगरान सेटअप है वो भी इनकी कंटिन्यूटी लोग समझ रहे हैं, और उसकी वजह से उनके अगेंस्ट एक सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जनाब हमें तो इजाजत नहीं मिलती, मियां साहब को पहले मिल जाती है। तो पूरी तरह से उनके लिए मैदान साफ किया जा रहा है, क्योंकि अगर उनके चांस कुछ भी होते तो इतनी ज्यादा पकड़ धक्कड़, इतने ज्यादा उनके लिए मैदान साफ करने की जरूरत नहीं थी कि अच्छा कुछ तो दिखाने के लिए हो। चलें अब ये देखते हैं कि अवामी जो रद्द-ए-अमल है, आज अदालत के तो मामलात हो गए, अवामी रद्द-ए-अमल क्या होता है 21 अक्टूबर को। बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब आपका, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी दुनिया की बेहिसी पर। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में उस पर आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन दुनिया के दो हिस्से बल्कि तीन हिस्सों में तकसीम नज़र आ रही है। एक वो जो इजराइल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म भी इजराइल पहुँचे, अमरीकी पहले वज़ीर ख़ारजा, फिर अमरीकी सदर, बाकी दुनिया से जर्मन चांसलर से सपोर्टफुल आ रही है। एक वो लोग हैं वो जो चाह रहे हैं कि जंग बंदी हो, और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए एक खामोश सी हमदर्दी ये चाह रहे हैं। इस सारे अमल में जो ताकतवर ममालिक हैं, जंग बंदी सबसे पहले मामला है। और निहत्ते लोगों पर जिस तरह से बमबारी, हॉस्पिटल्स पर जिस तरह से बमबारी है, इसको इंसानी हुकूक से जोड़कर देखने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। हम बात करेंगे, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद, साबिक सफ़ीर, तजज़ियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और मोहम्मद उसामा गाजी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ट्विटर पे हम देखते हैं, एक्स पर पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है। बहुत से ममालिक में अब तो पाबंदियां भी लग गई हैं, मगरब के बहुत से ममालिक में, कि आप ना कोई मुजाहरा कर सकते हैं, ना इस हवाले से कोई बात कर सकते हैं। लेकिन जो एक बुनियादी नुक्ता जिस पे हमेशा हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को देखा है वो है इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स। आज फ़लस्तीन में ये जो कुछ हो रहा है, इस पे ह्यूमन राइट्स पे अब क्यों नहीं कोई बात हो रही है? इसलिए कि तमाम ताकतवर ममालिक, यूएस यानी कि अमेरिका और उसके अलाइज, वो इजराइल की जब से कायम हुआ है उस वक्त से लेके अब तक दामे दरहमे सुखने मदद करते हैं इजराइल की। और इजराइल का जो मामला है यूएस की पॉलिटिक्स में, यानी अमेरिका की पॉलिटिक्स में, कि कोई प्रेसिडेंट उनकी जो वहाँ प्लेटफॉर्म है, इजराइल यानी जूस की जो प्लेटफॉर्म है, उसकी मर्जी और मंशा के बरक्स बहुत मुश्किल किसी प्रेसिडेंट का वहाँ प्रेसिडेंट बन जाना है। वहाँ की इसी तरह सेनेटर, वहाँ की इसी तरह कांग्रेस मेंबर्स और हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो उनसे फॉर्म साइन कराया जाता है। तो ये तो रहा जवाब कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। नंबर 2, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक लीड ले लेता है इसमें अमेरिका, तो बाकी ममालिक जैसे बरतानिया और उसके दूसरे एलाइज हैं, क्योंकि बरतानिया की वजह से तो वजूद में आया ना इजराइल, तो वो भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। और बरतानिया ने अपना बैरी बेड़ा भी इसीलिए भेज दिया है अमेरिका के भेजने के बाद। तो ये रही बात इसकी। रहा सवाल कि वो जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार लोग जो दुनिया में अलम उठाए करते हैं इंसानी हुकूक का, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये ज़रूर इसको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ की हुकूमतों की प्रायोरिटी जो इंसानी हुकूक के या ह्यूमन राइट्स के वहाँ एक्टिविस्ट हैं, उनकी आवाज़ मध्यम पड़ जाती है, दब जाती है, जब हुकूमती इदारे और हुकूमती हमवारी और हुकूमती लोगों की पॉलिसी को हर चैनल वहाँ दिखला रहा होता है। और जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान है गजा में, वहाँ उसको तकरीबन एक रस्मी तौर पर दिखला दिया जाता है। आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ जो जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, कि अमेरिका ने अपने सफ़ीरों को हिदायत दी है और उन्हें कहा है कि वो अपनी गुफ्तगू और बयानात में जंगबंदी का जिक्र न करें, फौजियों की तादाद में कमी का जिक्र न करें,
खून रेजी या तशद्दुद के खात्मे का जिक्र न करें और अमन की बहाली जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें। तो ये तो देखें, सरकारी तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट ने उन्हें हिदायत जारी कर दी हैं कि ताकि अगर कोई ह्यूमन राइट्स की बात करें, जो कि इंटरनेशनल कानून है और ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार अमेरिका भी है, तो सफीरों को ये हिदायत दे दी गई है कि आप अलमबरदार अपनी जगह पर, लेकिन इजराइल उससे एक एक्सेप्शन है। लिहाजा इजराइल जो उसके मजमूम इदारे हैं, इरादे हैं, जब तक कि वो उसको हासिल नहीं कर लेता उसका साथ दिए जाओ। तो अभी यही हो रहा है कि उसका साथ दिया जा रहा है। अगर डॉक्टर साहब ये जो साथ हो रहा है इसके असरात, मैं उसामा गाजी से बात करते हैं फिर आपसे, क्योंकि आप मिडल ईस्ट में रहे हैं सफ़ीर के तौर पर, जानेंगे कि वहाँ ये रोल क्या चल रहा है। उसामा, मशरिक़ वस्ता चेंज हो रहा था, जिस तरह से हमने देखा बहुत से ममालिक इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बन रहे हैं, ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, मशरिक़ वस्ता के चेंज होने की बात हो रही है। अब ये सारे अमल के बाद 6 ममालिक का दौरा भी किया एंटोनी ब्लिंकन ने, वापस फिर वो गए इजराइल, फिर जो बाइडन आए हैं, तो लग रहा था कि शायद कुछ जंग बंदी के मामलात होंगे। अभी डॉक्टर साहब बात करें कि वो सफ़ीरों में भी ये जुमला अब वो रोक दिया गया कि नहीं है, तो फिर ये मामलात बहुत आगे नज़र आ रहे हैं। जहां तक उन ममालिक की बात है जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, मोहम्मद सलमान ने इस सारे वाक़े से पहले कहा था कि बड़ी तेजी से हम चीजें आगे बढ़ रही हैं। गालिबन फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ था, लेकिन के बाद हमने देखा कि सऊदी अरब तो अब बिल्कुल कह रहा है कि हर तरह के मुज़ाकरात मुअत्तल है, इस माहौल में नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी मुस्तक़बिल करीब में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसराइल जितनी ज्यादा बर्बरियत दिखा रहा है और लगता है कि उसको किसी ने रोकना भी नहीं है। अभी आप देखिए कौम मुत्तहिदा में क्या हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है और अमेरिका उसमें वीटो कर देता है जंग बंदी को भी, कि जंग बंदी को, अच्छा ह्यूमैनिटेरियन एड को भी, कि जनाब सिर्फ इतने वक्त के लिए रोक दें कि वहां तक लोगों तक इमदाद पहुंचाई जा सके। तो जब तक ऐसे हालात रहेंगे, रोजाना की बुनियाद पर नहीं, एक आप देखिए वो जो हॉस्पिटल में जिस तरह धमाका हुआ, बम गिराया गया, 1000 लोग उसमें शहीद हो गए। तो जब तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे तो मुस्लिम दुनिया में तो बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा। हुक्मरानों की बात अलग है, लेकिन उन पर यह प्रेशर आता है लोगों की तरफ से, एहतजाज मुसलसल हो रहे हैं कि फिर हमारी हुकूमत के लिए मुश्किलात ना हो। फिर हमने देखा कि ज्यादातर जो साया ममालिक हैं फलस्तीन के, वहां पर कोई डेमोक्रेसी तो उस तरह से है नहीं, तो उसकी वजह से भी आप देखिए कि शाही एक तर्ज का वहां निजाम है, तो उन पर प्रेशर होता है कि लोग कहीं हमारे खिलाफ ना हो जाए, इसलिए भी वो अब पीछे हटेंगे। लेकिन जो बात है, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि अमेरिका या उसके इत्तेहादी दीगर बाकी ममालिक की जो सपोर्ट है, उसमें वजह यह है कि इसराइल की लॉबी वहां पर बड़ी स्ट्रांग है और उसके हर सतह आप देखिए ना कि कारोबारी सतह पर इतने ज्यादा वो स्ट्रांग है इकोनॉमी के लिहाज से कि कोई भी अमेरिकी सदर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके अपने इस्तीफा दे दें, कुछ भी कर ले, वो जाकर उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन इस्लामी ममालिक जो है वो फलस्तीन के सियासत से लेकर मईशत तक जो है वो पूरी तरह से वेस्ट में कंट्रोल है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खुल के उस तरह से हिमायत क्यों नहीं? अमेरिका के अलाय भी हैं, यूरोप के साथ बहुत से अरब कंट्रीज़ जो हैं वो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं बहुत से मामलात में, लेकिन प्रेशर तो ये डेवलप हो सकता है, कम से कम जंग बंदी के मामलात तो हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? जी डॉक्टर साहब, आपसे कि अरब दुनिया क्यों नहीं प्रेशराइज कर रही? जब तरजीहात अवाम की मुख्तलिफ और हुक्मरानों की मुख्तलिफ हो, तरजीहात उनके ज़ाती इंटरेस्ट हुक्मरानों के मुख्तलिफ हों और अवाम के मुख्तलिफ हों। हुक्मरानों के तो ज़ाती इंटरेस्ट है कि वो वेस्ट के साथ हैं, सारी उनकी जो पेट्रो डॉलर की मालो दौलत, उनके पर्सनल मामलात, वो सारे के सारे वेस्ट में हैं। अब रहा सवाल अवाम के तो दिल जो है इस वक्त उनके आंसू रो रहे हैं, बिल्कुल, और अवाम इन तमाम, और इसीलिए जो अभी उसामा ने जिक्र किया कि बॉटम अप प्रेशर अगर बिल्ड ना होता तो ना जॉर्डन में जो बाइडन की मीटिंग कैंसिल होती और ये उसी तरीके से मीटिंगें चल रही होती। ये बॉटम अप प्रेशर की वजह से हुआ है। ये हुक्मरान यकीनन जब देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अवाम का समुंदर और ये समुंदर कहीं उबल ना पड़े, तो उसकी वजह से ये करते हैं। तो यही हो रहा है। और इस वक्त मुस्लिम दुनिया, खास तौर पर जो पेट्रो डॉलर से मालामाल ममालिक हैं, उसमें और उनके हुक्मरानों में ये ज्यादा लर्जा खेजी है और खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि अवाम अरब स्प्रिंग की तरफ इसका मतलब है कि प्रेशर जो है अवाम का वो रहना चाहिए, क्योंकि अवाम के दिल तो धड़क रहे हैं, बल्कि दिल रो रहे हैं वो मनाजिर देखकर। तो ये मामलात जो हैं
वो आगे चलते भी रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उसामा गाजी साहब, एक तरफ जो मामलात हैं पाकिस्तान के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान कल जो है वो मैच वो लेकर चल रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अहम मैच है, ऑस्ट्रेलिया तो कम बैक कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो अपनी पोजीशन जो टॉप 4 में पाकिस्तान की है वो बरकरार रखने में कामयाब होगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या कुछ चेंजेस होंगे, किस तरह से मामलात होंगे, ये देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इमामुल हक, फ़खर ज़मान कौन होगा टीम में कौन नहीं। और 2 दिन पहले हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें कुछ लोग जो हैं वो बीमार भी हुए, बुखार का शिकायत भी हुई, कुछ लोग प्रैक्टिस में शामिल हुए। हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी में कौन कौन शामिल है और कौन कौन जो है वो ड्रॉप होने जा रहा है। पाकिस्तान की टीम जो है वो बेंगलोर में एक बड़ा मुकाबला वो खेलेगी और आगे बढ़ेंगे। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं। इस वक्त हालिया एक तो कीमत में कमी हुई है, दूसरा सूरत हाल मार्केटों में उसके असरात हुए हैं नहीं। हम बात करेंगे, कफ़ील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी कफ़ील, आगाह कीजिएगा, जब डॉलर की कीमत कम हुई है, पेट्रोल प्राइस कम हुई हैं, तो क्या अशिया खुरोनोश की कीमतें भी कम हुई हैं? अगर हम आज की रेट की बात कर लें, वैसे तो ₹1.48 कम हुआ और डॉलर 278.81 पर बंद हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो जो इसका मैकेनिज्म है वो ज़रिए इंतजामिया के साथ है। अगर हम बात कर लें पहले, अगर जो अशिया खुर्दनोश है उसमें दालें प्राइसेस कुछ कम हुए हैं। इसी तरह अगर हम आटे की बात कर लें तो आटा इस वक्त जो है वो जो कि इम्पोर्टेड जो कि गंदम आ चुकी है पाकिस्तान में, उसके बावजूद भी ताहाल 140 और 150 के दरमियान चक्की और फाइन आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह घी तेल की बात कर लें, जो बड़े ब्रांड के जो तेल और घी हैं उन्होंने अपनी कीमतों में ताहाल ऐसा कोई कमी नहीं की है। तमाम जो छोटे ब्रांड है जो कि आवाम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इतने ज़्यादा जो है वो नहीं करते, उसमें ताहाल जो है वो कमी नहीं है। तो ये तमाम सूरत हाल इससे इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। दूसरी अगर हम बात कर लें अशिया खुर्दनोश ताहाल, अगर दूध की बात कर लें तो रिटेल मार्केट के अंदर दूध जो इस वक्त है 200 रुपए के पर केजी के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसमें 20 रुपए कमी लाई गई थी। ताहम इस बात का जो है वो कहा गया था कि होलसेलर्स को जो है होलसेलर्स रिटेलर को 188 रुपए पर केजी के हिसाब से फरोख्त करेंगे। ताहम वो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और रिटेलर से कहना है कि आइंदा चंद दिनों में वो एक मरतबा फिर 230 के हिसाब से दूध को जो है वो चलें। कफील अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है कराची होलसेल मार्केट। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त का। रऊफ साहब, ये अब डॉलर की कीमत भी कम हुई है, हमारी बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट हैं खाने पीने की भी, पेट्रोल प्राइस भी अब कम हुआ है, तो क्या मार्केट में वो असरात आ क्यों नहीं रहे जिस तरह से होनी चाहिए कीमतें कम? देखें, ये जो आपने सवाल बहुत अच्छा किया। देखिए, होलसेल पे जो चीनी 180 रुपए तक बिक गई थी, आज 132 रुपए में बिक रही है। आप वो अंदाजा कर लें, दालों की कीमतों में 50 से 60 रुपए किलो तक की कमी वाक़ई हुई है। चावल में आप जो सुपर बासमती जो 450 रुपए में रिटेल में बिकता है, आज भी वही बिक रहा है, लेकिन उसकी जो होलसेल प्राइस है 300 रुपए है। ये अंदाजा लगा लें कि रिटेल पे कोई चेक करने वाला ही नहीं है कि रिटेल पे अगर 35% 40% डायरेक्ट कंज्यूमर होता है, जो 1 किलो लेता है, कोई 5 किलो लेता है। मुझे बताएं वहां चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि आटे में कमी वाकई नहीं हो रही, उस पे क्यों नहीं काम होता। 95 में गंदम इंपोर्ट हो रही है रशिया से, यूक्रेन से। 95 की कॉस्टिंग है गंदम की, उसका आटा 110 रुपए में बिकना चाहिए, आज वो 136 रुपए 2.5 नंबर, और अपने फाइन आटा 146 रुपए। वो क्यों बिक रहा है, उसको चेक करने वाला क्यों नहीं है। और मैं आपको लम्हा फिक्रिया बताऊं कि गरीब की बेसिक खुराक आटा होती है जी। उस पर इतना बड़ा नफा कौन ले रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, जनरल आसिम मुनीर साहब से भी दरख्वास्त करूंगा और निगरान वजीर आजम से और आपके टीवी के तवज्जुह से भी दरख्वास्त करूंगा कि इसको चेक एंड बैलेंस किया जाए। और पिछली क्रॉप की आपको मैं बताता हूँ कि पिछला क्रॉप जो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स की थी जो पिछले साल में जी, वो 55 रुपए किलो थी। जब उसको कबल वक्त 7 महीने पहले अनाउंस किया गया था पिछले क्रॉप में, वो 100 रुपए कर दिया गया। ये जो आप बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली मामला, इसका मतलब है अहम वो है, उस पर अब कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर काबू पाया है, इस तरह से इस वक्त ब्लैक मार्केट करने वाले जो लोग हैं, महंगा करने वाले, उनके भी मुनाफे पे नज़र रखी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपके वक्त का भी। कफ़ील अहमद आप हमारे साथ मौजूद थे। आपके प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।